हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने अभिसारी अनुक्रम के बारे में देखा था और अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा देख ली थी, अपसारी अनुक्रम की परिभाषा देख ली थी। उसके बाद में हमने देखा था दोलनी अनुक्रम की परिभाषा और उसके बाद में हमने देखा था कि अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, अपने पास बाउंडेड होती है। उसके बारे में हमने देख लिया था। अब आज के लेक्चर में हम उससे थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम अपन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। उस थ्योरम का स्टेटमेंट आपका दिया जाएगा और उसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लिखते हैं अपन अगली पर में। यदि अनुक्रम अक्सैन यदि अनुक्रम अक्सैन अभिसारी अनुक्रम है, यदि अनुक्रम अक्सैन क्या हो, एक अभिसारी अनुक्रम है, यदि अनुक्रम अक्सैन एक अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा जो होती है वो क्या होती है, अद्वितीय होती है। यदि अनुक्रम अक्सैन एक अभिसारी अनुक्रम है तो सीमा अद्वितीय होती है। तो सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, और यूनिक का मतलब होता है कि उसकी एक ही सीमा क्या होती है, विद्यमान होती है। यदि कोई सीक्वेंस है वो आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है, तो वो एक ही सीमा को क्या करेगा, अभिसरित करेगा। यदि अनुक्रम अक्सैन कैसी हो, अभिसारी अनुक्रम होता है, तो उसकी सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। तो अपन इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को अपन विरोधाभास विधि से प्रूव करेंगे। और विरोधाभास विधि में अपन क्या करेंगे कि अपन इसकी दो सीमा मान लेंगे। इसकी एक सीमा तो मान लेंगे अपन जाई और दूसरी सीमा मान लेंगे अपन ईटा। और लास्ट में अपन ये प्रूव करके दिखा देंगे कि दोनों सीमा जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों सीमा जो होती है ना, जाई और ईटा क्या आ जाएगी, लास्ट में इक्वल आ जाएगी। और जाई और ईटा इक्वल आने के कारण अपने पास क्या हो जाएगा, उसका विरोधाभास हो जाएगा। तो देखो, प्रूफ करते हैं अपन इसको। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। एक सीक्वेंस मान लो अपने पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अपने को ये प्रूव करके दिखाना है कि उसकी जो लिमिट है वो अपने पास कैसी है, यूनिक है। लिमिट है वो अपने पास कैसी है, यूनिक है। ठीक है, लिमिट कैसी है अपने पास, यूनिक है, मतलब उसकी एक ही सीमा के विद्यमान होगी। जैसे मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की परिभाषा करवाई थी, तो उसमें क्या किया था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन है, वो किसको कन्वर्ज करेगा, एल को कन्वर्ज करेगा, इस एल को कन्वर्ज करता है। तो ये जो मान होगा अपने पास क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब उसका एक ही सीमा अपने पास विद्यमान होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ कि इस सीक्वेंस को अपन किस विधि से सिद्ध करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सिद्ध करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास विधि, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हिंदी में कहते हैं विरोधाभास विधि। इस थ्योरम को अपन किस विधि से सिद्ध करेंगे, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अब इसमें अपन विरोधाभास विधि क्या कहती है, विरोधाभास विधि में ये होता है कि अपन इसको क्या मानते हैं, पहले उल्टा ही मानते हैं और लास्ट में भी जब इसका लास्ट में क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन ही आ जाता है, मतलब विरोधी आ जाता है, तब अपन कहते हैं कि अपन ने जो माना है वो गलत माना है। इसका मतलब इसकी सीमा कैसी होगी, अद्वितीय होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार और बता देता हूँ कि इसकी सीमा जो अब अपन ने क्या मान ली, अपन ने मान लेंगे कि एक सीक्वेंस अपन मान लेंगे क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, यदि संभव है तो इसके अपन दो लिमिट मान लेंगे, एक तो जाई मान लेंगे और एक क्या मान लेंगे, अपन ईटा मान लेंगे। एक लिमिट तो अपन मान लेंगे जाई और एक मान लेंगे ईटा, और दोनों मान लेंगे कि भाई इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर अपन सबसे पहले इस सीक्वेंस की लिमिट यदि जाई मानेंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लगा देंगे। फिर एक बार ईटा मानकर अपन क्या कर देंगे, उसकी डेफिनेशन लगा देंगे। तो लास्ट में जब अपन इसको प्रूव करेंगे, तो लास्ट में प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास, जाई और ईटा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और जाई और ईटा इक्वल आने के कारण अपन कहेंगे कि अपन ने जो माना था, अलग अलग माना था इन दोनों को, लेकिन लास्ट में क्या आ गई, दोनों इक्वल आ गई। विरोध आ गया ना, कि हमने क्या माना था, दोनों को अलग अलग माना था, लेकिन आ गई क्या, लास्ट में इक्वल आ गई। इक्वल आने के कारण क्या हो गया, अपने जो बात माना था उसका क्या आ गया, विरोध आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट आ गया।
इसका मतलब हमारा मानना गलत है। इसकी जो सीमा होगी, एक सीक्वेंस जो अभिसारी अनुक्रम मानी है, उसकी सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, अपने पास यूनिक होगी। तो अपन इस प्रमेय को विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे, इसकी दो भिन्न सीमाएं मानेंगे और लास्ट में ये दोनों भिन्न सीमाएं क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। और तो अपन कह देंगे कि एक सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। ठीक है, तो इसमें भी रोल किसका है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है उसकी डेफिनेशन का रोल है, क्योंकि अपन एक बार सीमा क्या मानेंगे, जाई मानेंगे, एक बार अपन एटा मानेंगे, और दोनों में अपन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या लगाएंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। और अपन क्या प्रूव करके दिखाएंगे, अपन ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जाई और ईटा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जाई और ईटा इक्वल होने का अपन ने माना था इन दोनों को अलग अलग, जबकि ये दोनों तो क्या है, इक्वल ही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, यूनिक ही होगी। तो देखो, जब भी प्रमेय को अपन विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं तब उससे पहले क्या लिखा जाता है, यदि संभव है तो माना। उससे पहले थ्योरम से में पहले क्या लिखा जाता है, यदि संभव है तो माना, ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे कि माना अनुक्रम अक्षर क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। और फिर अपन क्या करेंगे कि यदि संभव है तो माना अनुक्रम अक्षर की दो भिन्न सीमाएं हैं, जाई और ईटा। माना अनुक्रम अक्षर अभिसारी अनुक्रम है। माना अनुक्रम अक्षर क्या है, अभिसारी अनुक्रम। अब अपन क्या लिखेंगे, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे ना इस प्रमेय को, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। और जब भी प्रमेय को विरोधाभास विधि से सिद्ध किया जाता है तो उससे पहले लिखा जाता है यदि संभव है तो माना। यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना अनुक्रमक संघ की दो भिन्न सीमाएं, अनुक्रमक संघ की दो भिन्न सीमाएं जाई तथा ईटा है। ठीक है, जाई और ईटा है। और दोनों को हम सबसे पहले क्या मानते हैं, इक्वल नहीं मानते हैं। जाई और ईटा क्या है, इक्वल नहीं है। तो जाई और ईटा इक्वल नहीं है तब देयर एग्जिस्ट कैपिटल के ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ताकि जाई और ईटा का जो डिफरेंस है वो किससे बड़ा है, ग्रेटर देन की। जाई और ईटा का डिफरेंस किससे बड़ा है, ग्रेटर देन की। ठीक है, अब यही चीज है ना, लास्ट में क्या आ जाता है, जाई और ईटा का डिफरेंस क्या आ जाएगा, लेस देन किया जाएगा। हमने क्या माना है कि जाई और ईटा इक्वल नहीं है, तब देयर एग्जिस्ट के है वो ग्रेटर देन जीरो विद्यमान होगा, ताकि जाई और ईटा का जो डिफरेंस लेंगे वो किससे लेस देन होना चाहिए, होना चाहिए तो लेस देन। लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे, जब जाई और ईटा इक्वल नहीं है तो यहाँ पे अपन मान के चलेंगे ग्रेटर देन की। और लास्ट में जब अपन प्रूव करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, जाई और ईटा इक्वल आ जाएगा। और जाई और ईटा इक्वल आने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाई माइनस ईटा का डिफरेंस हो जाएगा वो लेस देन किया जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो फिर अपन कह देंगे क्या था, हमारा मानना क्या है, गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जाई और ईटा को इक्वल नहीं माना है, तब देयर एग्जिस्ट एक ऐसा के ग्रेटर देन जीरो है सच दैट जाई और ईटा का डिफरेंस क्या है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन के है। ये हो गई समीकरण संख्या 1। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन अनुक्रम अक्षर माना है और से अनुक्रम की सीमा मानी थी दो, जाई और ईटा। एक बार अपन अनुक्रम अक्षर की सीमा जाई मान लेते हैं और एक बार ईटा मान लेते हैं, दोनों से अपन क्या लगाते हैं, थ्योरम जो दोनों से अपन उसकी डेफिनेशन लगाते हैं। देखो, जब अनुक्रम अक्षर की सीमा जाई है
तब इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, जाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या हो गया, जाई हो गया, तो इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल होता है ना, तब क्या डेफिनेशन लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या परिभाषा होती है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, एप्सिलॉन की जगह मैं मान रहा हूँ k/2, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा k/2 प्लस k/2 लास्ट में, इसलिए k/2 माने कि k/2 प्लस k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, इसलिए अपन मानते हैं। ठीक है, k/2 मान रहे हैं अपन। ठीक है, और वो आपको पता चल जाएगा आगे कि हमने k/2 क्यों माना है। k/2 ग्रेटर देन 0 के लिए, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एनोड होता है, लेकिन अपन क्या मानेंगे, n1 मानेंगे। क्यों, क्योंकि एक बार अपन इसकी सीमा जाई मानेंगे और एक बार सीमा अपन ईटा मानेंगे, तो जाई मानेंगे तब तो n1 मानेंगे, और जब ईटा मानेंगे तब इसके में अपन n1 की जगह क्या मानेंगे, n2 मानेंगे। ठीक है, ताकि ताकि एक्स एन माइनस जाई का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, k/2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन, एनोड होता है, एनोड के स्थान पे क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या मानेंगे, उसी अनुक्रम की सीमा क्या मानी थी, ईटा भी मानी थी, तो पुनः माना अनुक्रम एक्स एन की सीमा ईटा हो, तब तो ईटा होती है तो इसकी डेफिनेशन क्या लगाएंगे अपन, बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या हो गया, ईटा, तब लगाओ वही डेफिनेशन, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज इक्वल टू k/2 ग्रेटर देन 0 के लिए n2 बिलोंग्स टू n सच दैट, ताकि एक्स एन माइनस ईटा का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, एक्स एन माइनस ईटा का जो डिफरेंस हो जाएगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, k/2 से लेस देन हो जाएगा। फॉर एवरी n ग्रेटर देन n नोट के लिए, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 3। यहाँ तक क्लियर है। एक बार हमने सीमा की डेफिनेशन क्या मानी थी, मतलब सीमा क्या मानी थी, जाई मानी थी, तब हमने डेफिनेशन लगा दी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू k/2 ग्रेटर देन 0 के लिए n1 बिलोंग्स टू n1 बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या मान रहे हैं, देखो, अब अपन इसकी सीमा क्या मानी है, जाई और ईटा मानी है ना, तो अपन क्या मान रहे हैं, एनोट मानेंगे, और एनोट को अपन क्या मानेंगे कि जो n1 और n2 आया था ना अपने पास, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू माना, एनोट इक्वल टू अपन मान रहे हैं मैक्सिमम ऑफ n1 n2, n1 n2 इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू अपन ने क्या मान लिया, एनोट मान लिया। तब अपन उन जो ऊपर वाले इक्वेशन है ना, तब उनको क्या लिखेंगे बताओ, तब समीकरण 2 व 3 से अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, समीकरण 2 और 3 से लिख सकते हैं एक्स एन माइनस जाई लेस देन k/2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नोट, n1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, n नोट आ जाएगा, और तथा साथ में ये आ जाएगा एक्स एन माइनस ईटा का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, k/2 आ जाएगा, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नोट। मतलब मैंने n1 और n2 दोनों के स्थान पर मैंने क्या लिख लिया, n नोट मान लिया। क्यों, क्योंकि n1 और n2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैंने क्या माना है, n नोट माना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे,
अब हमने स्टार्टिंग में माना था जाई माइनस ईटा माना था ना, जाई माइनस ईटा माना था, तो उस जाई माइनस ईटा को ही अपन लेकर चलेंगे और उसी को ही अपन क्या करेंगे, लेस देन के दिखा देंगे। तो फिर वो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसका क्या आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा। अब जाई माइनस ईटा को लेकर चलेंगे, जाई माइनस ईटा को लेकर चलेंगे। अब अपन क्या करेंगे, जाई माइनस ईटा में क्या करेंगे, एक्स एन को जोड़ देंगे और एक्स एन को ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक्स एन जोड़ देंगे और एक्स एन ही क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इस प्रकार से अरेंज करो, एक्स एन माइनस जाई हो जाए और एक हो जाए एक्स एन माइनस ईटा हो जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स एन माइनस ईटा और एक्स एन माइनस जाई, लिख सकते हैं ना। इस एक्स एन माइनस ईटा ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, एक्स एन माइनस ईटा लिख सकते हैं और माइनस कॉमन ले लिया, एक्स एन माइनस जाई लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया और दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो, एक ट्राइंगल इनक्लिटी होती है अपने पास, ए माइनस बी का जब मोड अपन खोलते हैं, ए हो गया ये बी हो गया, ए माइनस बी का जब मोड खोलते हैं तो ये लेस देन किससे होता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से लेस देन होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करो, देखो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन माइनस ईटा प्लस एक्स एन माइनस जाई, ये हो जाएगा अपने पास लेस देन, ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक्स एन माइनस जाई तो किससे छोटा है, लेस देन के बाई टू से छोटा है, और लेस देन के बाई टू और एक्स एन माइनस जाई भी किससे छोटा है, के बाई टू से। तो के बाई टू प्लस के बाई टू क्या हो जाएगा अपने पास, के बाई टू, इसकी वैल्यू भी के बाई टू और इसकी वैल्यू भी के बाई टू। यदि अपन इन दोनों की वैल्यू के मानते ना, तब तो अपने पास यहाँ पे क्या होता, के प्लस के हो जाता, टू के हो जाता, तब अपने पास ओनली के नहीं आता, इसलिए अपन ने के बाई टू माना है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने के बाई टू क्यों माना है। ठीक है, वो आपको थोड़ा याद भी करना पड़ जाएगा। फॉर एवरी, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट के लिए जाई माइनस ईटा का जो डिफरेंस आ गया वो लेस देन किससे आ गया, के बाई टू से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जाई माइनस ईटा का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, के से लेस देन हो जाएगा, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट को। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि जाई माइनस ईटा का जो डिफरेंस माना था वो ग्रेटर देन के माना था, यहाँ पे क्या आ गया, जाई माइनस ईटा का जो डिफरेंस है वो लेस देन के आ गया, जो कि समीकरण एक का विरोधाभास है, जो कि समीकरण एक का विरोधाभास है। अतः हमारा, अतः पूर्व मान्यता, अतः पूर्व मान्यता जाई नॉट इक्वल टू एन इटा, ये अपना गलत है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। फलतः जाई इक्वल टू इटा होगा, जाई इक्वल टू इटा होगा, अर्थात अनुक्रम अभिसारी हो तो उसकी सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। तो सीमा अद्वितीय होगी।
ये अपने को प्रूफ करना था। अब अपन आगे वाली एक थ्योरम करेंगे जिसमें अपने पास ऊपर वाली जो दोनों थ्योरम कराई है ना, उन्हीं दोनों का क्या आएगा, मिश्रण आएगा, मतलब उन्हीं दोनों को भी अपन को लिखना पड़ेगा। ये दोनों रिपीट वापस करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन करते हैं उस थ्योरम को।